दोस्तों, बिना भूमिका सीधे काम की बात। आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी भजन लाल की जयंती है। 6 अक्टूबर 1930 को आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। चौधरी भजन लाल से जुड़े कितने ही किस्से बुजुर्ग पीढ़ी की जुबान पर हैं, लेकिन युवा पीढ़ी उनके बारे में कम जानती है। उनकी जयंती पर आज हमने उन लोगों से बात की जो उनसे गहराई से जुड़े हुए थे। भजन लाल मंत्रिमंडल में शामिल रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव और शकुंतला भगवाड़िया से बात की। विपक्ष के नेता रहे प्रोफेसर रामविलास शर्मा से बात की। राजनीति की समझ रखने वाले आम लोगों से बात की, पत्रकारों से बात की। आज वरिष्ठ पत्रकार पवन बंसल की राय से भी आपको अवगत कराएंगे। भजन लाल की कहानी को आगे बढ़ाने से पहले एक विनम्र निवेदन। कृपया महेश कुमार वैद्य का अभिवादन और हमारे एनजेपी इंडिया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करने व वीडियो को शेयर करने का विनम्र निवेदन स्वीकार करें। दोस्तों, नकारात्मक पक्ष देखें तो उनकी पहचान केवल दल बदल और भ्रष्टाचार से जोड़कर प्रचारित की हुई है, मगर इस तरह का प्रचार उनके व्यक्तित्व के साथ पूरा न्याय नहीं करता है। यह हकीकत है कि उनके समय में दल बदल हुआ, लेकिन यह तो ऐसी बीमारी है जो 2/3 विधायकों या संसद सदस्यों के बिना दल बदल संभव नहीं जैसा कानून लागू होने के बाद भी बरकरार है। उन्होंने तो तब ऐसा किया था जब वर्तमान जैसा सख्त दल बदल कानून नहीं था। भ्रष्टाचार में डुबकी लगाने की बातें कहकर भी किसी एक को निशाने पर नहीं लिया जा सकता। अपवादों को छोड़ दे तो आज भी राजनीति में सक्रिय अधिकांश चेहरों को दूध का दूल्हा नहीं माना जाता है। हम दिवंगत श्री भजन लाल की जयंती पर कंट्रोवर्सी से हटकर उन बातों को आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे जिन्हें सुनकर आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। आप देखेंगे कि किस तरह गरीबी से निकलकर एक आम आदमी, घी बेचने वाला एक साधारण इंसान अपने विवेक से, अपनी बौद्धिक कौशल से मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री की कुर्सी तक पहुंचा और देश में अपनी पहचान बनाई। उनके व्यक्तित्व की 2 बातें पूरी तरह स्पष्ट है। पहली यह कि उनका खान पान बहुत साधारण था, देसी था, और दूसरी यह कि वह दुश्मन को भी दोस्त बनाने में माहिर थे। गुस्सा आ भी गया तो थोड़ी देर बाद उसे थूक दिया। आज हम आपको बताएंगे भजन लाल से जुड़े सुने अनसुने कई रोचक किस्से। यह बताएंगे कि चूरमे के अलावा उन्हें क्या क्या पसंद था। यह भी बताएंगे कि तब मंत्री रहे कैप्टन ने मुख्यमंत्री रहते भजन लाल के सामने ही अपनी किस फाइल को फेंक दिया था और भजन लाल ने इसके बाद क्या किया था। यह भी बताएंगे कि भजन लाल की जासूसी पर उनकी पड़ोसन पूर्व मंत्री शकुंतला भगवाड़िया ने क्या कहा। आपको भाजपा के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा की जुबानी वह किस्सा भी बताएंगे कि क्यों भजन लाल सदन में उठकर उनकी कुर्सी के पास पहुंच गए थे। हम यह भी बताएंगे कि भजन लाल व्यापार के सिलसिले में पील या वे चुनड़ी की खरीद कहां से करते थे। यह भी बताएंगे कि चौधरी देवीलाल जैसे दिग्गज को पछाड़कर किस तरह वह मुख्यमंत्री बने। सबसे पहले उनके पड़ोस में रहने वाली शकुंतला भगवाड़िया की जुबानी उनके खान पान व राजनीतिक सूझबूझ के बारे में सुनिए। शकुंतला भगवाड़िया जी, आप हमें बताएं कि भजन लाल के मंत्रिमंडल में रही हैं। हाँ, रही हूँ। तो फिर आपका उनके साथ दिनचर्या कैसी रही? घर भी आपका पास था वहाँ पे, तो क्या क्या आप उनके थोड़े बारे में बता सकते हो? मेरी दिनचर्या बहुत अच्छी रही। मैं जिस मुख्यमंत्री के साथ रही हूँ उनसे मेरा बहुत अच्छा रहा है और भजन लाल जी के साथ विशेष रूप से रहा है, क्योंकि मेरा लंबा समय भजन लाल जी के साथ रहा है। वो ज़्यादातर चूरमा, गवार की फली, सूखी हुई भी रख लेते थे और कचरी, और गर्मी के दिनों में ये मतीरा खाते थे। ज़्यादातर कढ़ी के भी बहुत शौकीन थे। चूरमा और कढ़ी तो हमेशा खाते ही खाते थे, साथ में कचरी और ये सांगरिया कहा करते उन्हें, सांगरिया और गवार की फली भी बहुत खाया, चाव से खाया करते थे। आपने उनके साथ अच्छे पल बिताए हैं, तो एक कोई खास बात बता दीजिए उनकी। एक बार मुझे याद है कि हम 5-7 एमएलए हरियाणा भवन में गए हुए थे और वो शाम का टाइम था, 9 बजे के करीबन, और उस समय पे हरियाणा भवन का किचन जो था वो बंद हो जाया करता। तो मेरे बच्चों ने आना था, मैंने वहाँ पर रोटी उनका खाना मंगा रखा था, लेकिन वो गए नहीं। इतनी देर में 5-7 एमएलए हमारे जो बिल्कुल नज़दीक थे वो सारे वहाँ पे पहुँच गए। पहुँचने के बाद कहने लगे, भंजिया तो खाना बुक नहीं कराया और भूख लग रही है। मन कहा मेरे पास रखा है। हम सारे बैठ के, कोई ज़मीन में बैठ गया, इतने सोफे नहीं थे, और कोई हाथ में ले लेके हमें खाना खाने लगे। लेकिन उसकी इतनी सीआईडी तेज थी भजन लाल जी की कि उनको पता चल गया
और वो गाँव में ही वहाँ से हमारे पास एंटी डिफेक्शन लागू नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री उस समय एमएलए से थोड़ा बहुत घबराते थे, तो वो भागे आए उस समय, कहने लगे तुम तो बहुत वैसे निकले, मुझे अकेला छोड़ दिया, आप खाना खा रहे हो। भजनलाल के बारे में हमने कैप्टन अजय सिंह यादव से भी मोबाइल पर बात की। कैप्टन पुराना किस्सा बताते हुए कहते हैं कि उन दिनों फरीदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन चल रहा था। भजनलाल मुख्यमंत्री थे और वह मंत्री थे। उन्हें रेवाड़ी में झज्जर फाटक के पास सीमेंटेड सड़क बनवाने के लिए भजनलाल से अप्रूवल लेनी थी। अधिवेशन के दौरान ही जब वह अपनी फाइल लेकर भजनलाल के पास गए तब भजनलाल गुस्सा हो गए। कैप्टन बताते हैं कि उन्होंने सीधे उनसे कह दिया कि आपको हमेशा अपने कामों की पड़ी रहती है, आप देख नहीं रहे यहाँ अधिवेशन चल रहा है और आप काम लेकर आ गए। इतना कहने पर कैप्टन यादव ने भजनलाल के सामने ही अपनी फाइल फेंक दी और नाराज होकर उनके पास से चले गए। कैप्टन बताते हैं कि अगले दिन उनके लिए चौंकाने वाला था। सुबह के 5:30 बजे थे, उनके टेलीफोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ भजनलाल थे। भजनलाल ने कहा कि कैप्टन तेरी सड़क मंजूर कर दी है, गुस्सा मत हुआ करो। कैप्टन कहते हैं कि भजनलाल का गुस्सा पानी की तरह था। वह अपनों का बहुत ख्याल रखते थे, उन्होंने उनका भी बहुत ध्यान रखा था। कैप्टन एक और किस्सा बताते हैं, वह भजनलाल की जासूसी से जुड़ा हुआ है। कैप्टन कहते हैं कि एक बार वह किसी काम के सिलसिले में शिमला चले गए। सीआईडी के अधिकारी काफ़ी देर बेचैन रहे, लेकिन वे तभी चैन से बैठे जब उन्हें उनके शिमला में होने का पता लग गया और इस बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल से रिपोर्ट कर दी। कैप्टन यादव भी उनके खान पान के बारे में यही बताते हैं कि चूरमा उन्हें बहुत पसंद था और वे अक्सर उनके घर पर देसी खाना खाने के लिए आ जाया करते थे। पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा से भी हमने इस संदर्भ में बात की। पहले पंडित रामविलास शर्मा की बात सुनिए। उनके साथ मैं 1982 से लेकर के 82 की विधानसभा में और 87 में चौधरी भजनलाल जी की जगह उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जसवा देवी विधायक बन के आई। बाकी 91 से 2000 तक चौधरी भजनलाल जी के साथ रहने का अवसर मिला। मैं एक बार 91 में अकेला ही एमएलए था और अब क्योंकि विपक्ष में होने के नाते कड़वी बातें कहने का हमारी जिम्मेदारी थी, परंतु चौधरी भजनलाल जी की विनम्रता देखिए कि सेशन के आखिरी दिन मेरी सीट पर जो पीछे होती थी आके कहते, देखो पंडित जी मैं थारो बहुत रिगार्ड करूं भाई, मुख्यमंत्री के नाते थारी शान में कोई ओछी माड़ी बात मेरा मुंह निकली है, मैं माफ़ी चाहूँ और मैं थारो रिगार्ड करूं। चौधरी भजनलाल जी विंडिक्टिव नहीं थे, विनम्र थे, विंडिक्टिव नहीं थे। और उनकी इस जयंती पर मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। प्रोफेसर रामविलास शर्मा की बातें सुनकर आप समझ चुके होंगे कि भजनलाल किसी को नाराज करना नहीं चाहते थे। राजनीति में वह अपने विरोधियों की संख्या लगातार कम करने में लगे रहते थे। इसके लिए वह दोस्ती का रास्ता अपनाते थे। कुछ दिन पूर्व मेरी वरिष्ठ पत्रकार पवन बंसल से बात हुई थी। बंसल का कहना था कि भजनलाल को लेकर अक्सर दल बदल और भ्रष्टाचार की बातें ही की जाती है, लेकिन वह खास की ही नहीं बल्कि आम आदमी की भी चिंता करते थे। भजनलाल ने केवल सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों, वरिष्ठ नौकरशाहों व राजनीति के दिग्गजों को ही अपने स्वैच्छिक कोटे से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों में भूखंड नहीं दिए, बल्कि एक आम गरीब लिफ्ट ऑपरेटर की भी उन्होंने चिंता की। आप पवन बंसल की जुबानी एक संस्मरण सुनिए। भजनलाल के बारे में 2 बातें प्रचलित ज़्यादा, दल बदलू, पूरी सरकार बदल दी और भ्रष्ट। उनके और बहुत पहलू हैं, सकारात्मक पहलू भी हैं। उन्हें डीक्यू प्लाट दिए, कोई पत्रकारों को दिए, जजों को दिए, हाई कोर्ट के जजों को दिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों को दिए, अफसरों को दिए, आम आदमी को भी दिए। उनके लिफ्ट मैन जो लिफ्ट में आ रहे थे, शिवन गौड़ के साथ, उन्होंने बताया मेरे को, लिफ्ट वाले से पूछते भाई कहाँ रहते हो? निसंग में, करनाल में। कहाँ मकान है? निसंग में। करनाल कोई मकान बनाया भाई? नहीं सर, पैसे नहीं है। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के लोगों के पास भी भजनलाल से जुड़े कुछ किस्से मौजूद हैं। ये थोड़ी पुरानी बात है। फतेहपुर शेखावाटी में रहने वाले स्वर्गीय पीथाराम जांगिड़ बताते थे कि चौधरी भजनलाल अपने व्यापार के लिए पीलिया व चुनड़ी उन्हीं के माध्यम से खरीदते थे। तब भजनलाल का पीलिया, पहुंचा व चुनड़ी का व्यापार था। अब कुछ रोचक बातें। भजनलाल के बारे में एक किस्सा बहुत मशहूर है। कहते हैं कि कोई आदमी उनके पास ये शिकायत लेकर पहुंचा कि उनके गांव का पटवारी जमीन के इंतकाल संबंधी किसी काम के लिए 100 रुपये मांग रहा है।
तब भजनलाल मुख्यमंत्री थे। कहते हैं भजनलाल ने 200 रुपये निकाल कर उस व्यक्ति को दिए और कहा कि भले मानस, यहाँ तक आने में तेरा इतना रुपया खर्च हो गया, इससे अच्छा उस पटवारी को पैसे देकर काम नहीं करवा लेता। अब जा और अपना काम करवा ले। पता नहीं इस बात में सच्चाई है या उन्हें बदनाम करने के लिए उड़ाई गई अफवाह है, मगर भजन समर्थक ये मानते हैं कि जाट राजनीति में गैर जाट के बड़े नेता के रूप में पहचान बनाने पर भजनलाल के राजनीतिक विरोधी इसी तरह दुष्प्रचार करते थे। आइए अब आपको बताते हैं कि किस तरह भजनलाल ने तब के दिग्गज नेता चौधरी देवीलाल को मात देकर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी। वह दिन था 29 जून 1979 का। इसी दिन चौधरी भजनलाल ने पहली बार देवीलाल सरकार को गिराकर नाटकीय अंदाज में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी। दल बदल के खतरे की आशंका के बीच चौधरी देवीलाल ने तब 42 विधायकों को अपने तेजाखेड़ा स्थित घर में ठहराया हुआ था। वर्ष 1977 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में भी जनता पार्टी बहुमत से सत्ता में आई थी। तब जनता पार्टी को 75, कांग्रेस को 3 व राव वीरेंद्र सिंह की विशाल हरियाणा पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली थी। उस समय 7 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। बहुमत के लिए सिर्फ 46 का ही आंकड़ा चाहिए था। तब चौधरी देवीलाल ने 75 के बहुमत के साथ सत्ता संभाली थी, मगर यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। उनकी सरकार में उन्हीं की पार्टी के आदमपुर से विधायक थे चौधरी भजनलाल। उनके पास तब पशुपालन व डेयरी विभाग था। उन्होंने धोबी पछाड़ दाव चलकर जनता पार्टी को ही दो फाड़ कर दिया। सरकार बचाने के लिए चौधरी देवीलाल ने 42 विधायकों को तेजाखेड़ा फार्म पर सुरक्षित पहुंचा भी दिया था, लेकिन देवीलाल कुर्सी नहीं बचा पाए। भजनलाल खेल कर गए। बहुमत भजनलाल के पास पहुंच गया। 29 जून 1979 को भजनलाल नाटकीय घटनाक्रम में मुख्यमंत्री बन गए। भजनलाल ने चौधरी देवीलाल के पाले में खड़े 42 में से भी 2 विधायकों को बड़ी चतुराई के साथ अपने साथ मिला लिया था। इसके बाद भजनलाल 1982 व 1991 में फिर से मुख्यमंत्री बने। चौधरी भजनलाल ने वर्ष 1982 के चुनाव के बाद भी अपना कमाल दिखाकर कांग्रेस हाईकमान को अपना मुरीद बना लिया था। तब भजनलाल के नेतृत्व में हुए चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 36 सीटों पर कामयाबी मिली थी, जबकि भाजपा के साथ गठबंधन करके मैदान में उतरे भारतीय राष्ट्रीय लोक दल को भाजपा सहित कुल 37 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में निगाहें राजभवन पर टिकी हुई थी। तत्कालीन राज्यपाल GD तपासे ने पहले चौधरी देवीलाल को सरकार बनाने का न्योता भी दे दिया था, लेकिन शपथ के लिए 22 मई 1982 की तारीख भी मुकर्रर कर दी थी। मगर उसी समय राजनीति के चाणक्य बन चुके चौधरी भजनलाल ने निर्दलीय विधायकों की मदद से 52 विधायक अपने साथ कर लिए। इतना बहुमत होने के बाद भजनलाल ने बाजी पलट दी और चौधरी देवीलाल देखते रह गए। इस घटनाक्रम के बाद चौधरी भजनलाल को राजनीति का PhD कहा जाने लगा, मगर बदले हुए घटनाक्रम ने चौधरी देवीलाल को इतना नाराज कर दिया कि वे राज्यपाल GD तपासे पर फट पड़े। भाजपा विधायकों को साथ लेकर अपनी नाराजगी प्रकट करने के लिए राजभवन भी पहुंचे, लेकिन राज्यपाल ने उनकी नहीं सुनी और भजनलाल को शपथ दिला दी। वर्ष 1991 में भजनलाल ने तीसरी बार भी प्रदेश की कुर्सी संभाली, लेकिन इसके बाद उनकी राजनीति का सितारा चमक खोता चला गया। वर्ष 2005 में जब कांग्रेस को बहुमत मिला, तब यह माना जा रहा था कि भजनलाल ही फिर से CM बनेंगे, मगर यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भजनलाल की PhD की डिग्री अपने नाम कर ली और CM की कुर्सी को अपने नाम कर लिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मुख्यमंत्री बनना भजनलाल के छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई को रास नहीं आया। उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी बनाकर नई राजनीतिक पारी शुरू की, मगर कुछ समय बाद वह फिर से कांग्रेसी बन गए। इसके बाद एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई में टकराव हुआ, अनबन हुई और कुलदीप भाजपाई बन गए। भजनलाल की मेहनत की चर्चा आज भी आदमपुर में है। भजनलाल पहले घी बेचते थे। उन्होंने सबसे पहले ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ा। वर्ष 1968 में पहली बार आदमपुर से कांग्रेस टिकट पर चुनाव जीता। वर्ष 1972 में दोबारा इसी सीट से चुनाव जीते, लेकिन आपातकाल के समय वर्ष 1977 में भजनलाल ने कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी का दामन थाम लिया और चुनाव जीतकर 1978 में चौधरी देवीलाल की सरकार में डेयरी एवं पशुपालन विभाग के मंत्री बने, लेकिन यहाँ चौधरी देवीलाल मात खा गए। खैर, ये राजनीति है, यहाँ सह और मात का खेल चलता ही रहता है। इन घटनाक्रमों के बीच एक बार वह केंद्रीय कृषि मंत्री भी बने, लेकिन कांग्रेस से अलग होकर हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाने का उनका प्रयोग कामयाब नहीं रहा। उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई उनकी राजनीतिक विरासत को उस ऊंचाई तक नहीं ले जा पाए जिस ऊंचाई तक भजनलाल की सियासत पहुंची थी। वैसे राजनीति में दिन सदा एक जैसे नहीं रहते। भजनलाल का काम हमेशा याद किया जाएगा। 3 जून 2011 को उन्होंने अंतिम सांस ली थी। उनके बड़े बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई इस समय भी कांग्रेस में हैं, जबकि कुलदीप अब भाजपा के हो चुके हैं। उनके पौत्र भव्य बिश्नोई आदमपुर से भाजपा विधायक हैं।